कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ स्मिता शर्मा और मेरी पोस्टिंग शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ भोपाल में है। तो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ ही चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जल संसाधन की। इसमें वन लाइनर में पहला जो पॉइंट है ये बना है, पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अगर हम देखें तो पृथ्वी का 71% जो है जल से ढका है, वो समुद्रों में पाया जाता है और 29% जो है वो धरातल के रूप में है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि जल का दोबारा से हमें प्राप्त हो जाता है। जल चक्र आपने पढ़ा होगा, तो जल की एक चक्रण प्रक्रिया चलती है जिससे कि वो नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। भारत की जो कुल विद्युत है उसमें से हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल विद्युत जो है वो कोयला से प्राप्त होती है और उसमें से और कुछ भाग जो है वो जल विद्युत का है, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। ये 22% है। JJM का पूर्ण रूप है जल जीवन मिशन। आगे देख ले हैं, जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। ठीक है, तो JJM जो है वो एक योजना है और जिसका पूरा नाम है जल जीवन मिशन। आगे देख लेते हैं कि 11वीं शताब्दी के भोपाल झील जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। और कृत्रिम झील मतलब इसको निर्मित करवाया गया है, यह प्राकृतिक रूप से नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बनी हुई है और हीराकुड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। MS द कॉलम में भी आ सकता है। हीराकुड परियोजना महानदी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी, तो हमें ये याद रखना है। हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। याद रखना है, जैसे भाखड़ा नांगल का भी क्वेश्चन बना था उसी तरह से सरदार सरोवर का भी बन जाएगा। तो ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है। हम देखते हैं कि बारिश में बहुत अधिक मात्रा में जो पानी है वो समुद्रों में चला जाता है बहकर, इसलिए बांधों को बनाकर नदियों के पानी को रोका जाता है ताकि उस पानी का बाद में सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके। गुल अथवा कुल बे नदी वाहिकाएँ नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। ये पश्चिमी हिमालय में होती हैं नदी वाहिकाएँ, जो कि नदी की धारा को बदल दिया जाता है और खेतों में सिंचाई की जाती है। उन्हें हम गुल अथवा कुल कहते हैं। खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण है उसका बुक में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग देख लीजिएगा कि पहले छत पर जो पानी है वो पानी बहकर पाइप के द्वारा नीचे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं जिसे टांका बोला जाता है और उनमें पानी को एकत्रित किया जाता है और जब जिन पानी की कमी हो जाती है तो उस पानी का उपयोग किया जाता है। जौहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जौहड़ कहते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में है खादीन, यानी कि वर्षा जल से जिस पानी को संग्रहित किया गया है उसे हम खादीन कहते हैं, उसको जौहड़ भी कहा जाता है। टांका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण है। इसकी चर्चा मैंने अभी की है कि जो छत पर वर्षा जल आता है उनको पाइप के द्वारा नीचे बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए जाते हैं और उन गड्ढों में पानी को सेव किया जाता है, उसे टांका बोला जाता है।
अब देख लेते हैं पालर पानी। वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी जो एकदम साफ सुथरा होता है, जो वर्षा से प्राप्त होता है। चेरापूंजी और मौसिनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि चेरापूंजी और मौसिनराम ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं, जो कि मेघालय में हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर पहाड़ियों की कीप की आकृति होने के कारण वर्षा वाली हवा अंदर चली तो जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिस कारण से कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। क्वेश्चन अगर आता है कि उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया है, तो आपको याद रखना है ये इलाहाबाद में बनाया गया है। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। हौज खास यानी कि बड़े बड़े जो जल के छोटे छोटे तालाब होते हैं और एक तरह से कुंड होते हैं जल के, उनको हौज कहा जाता है। हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है। हालांकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। ये नदी कभी भी अपनी दिशा से भटक जाती है, अपनी दिशा को चेंज कर लेती है, जिस वजह से कि पश्चिम बंगाल में अचानक से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है या बाढ़ आ जाती है, जिससे काफ़ी धन जन की हानि होती है। इसीलिए इसको शोक की नदी कहा जाता है। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा को बनाना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण करना कंपलसरी है। अब देखते हैं अध्याय 4 कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आर्थिक क्षेत्र है उनको 4 क्रियाकलापों में बांटा गया है, जिनमें से कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप होती है। ठीक है, और प्राथमिक क्रियाकलापों में और भी हैं, जैसे खनिज है, मछली पालन है, पशुपालन है, आखेट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं शक्कर उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चाय, कपास, कॉफ़ी, ये सारे उद्योग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि हम अच्छे से जानते हैं, ऐसी कृषि जो कि आदिम कृषि भी कहलाती है। आदिम समय में पहले जंगलों को काटा जाता था, फिर उन पे खेती की जाती थी। जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी तब उस ज़मीन को जौ के तो छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र जंगलों को काटा जाता था और उस पर खेती की जाती थी। ठीक है, इसे कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना, यानी कि जंगलों को काट कर और जलाकर खेती करना। कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कहा जाता है। कुछ और नाम भी बुक में हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिएगा, तो चाय, कॉफ़ी और रबड़, गन्ना। ठीक, 4 आप लोग फसल याद कर लीजिएगा। 4 नाम पूछें तो 4 लिख दीजिए, 2 पूछें तो 2 लिख दीजिए। रबी फसलों को शीत ऋतु में ही बोया जाता है। ठीक है, और रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, तो पहले खा है, खा से खरीफ की फसलें हैं, ये पहले आ जाती हैं। रा जो है वो शब्दों में अक्षरों में बाद में आता है, तो रा रबी की फसलें बाद में आती। तो खा और रा से ही आप लोग याद रखना, खरीफ की फसलों का प्रारंभ है जून जुलाई में होता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और रबी की फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन मुख्य खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ज़्यादातर मोटे अनाज इनमें शामिल हैं,
जो कि बारिश के सीज़न में बोए जाते हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। गेहूँ हम जानते हैं कि हमारे लिए ख़ासतौर से एमपी के लोगों के लिए गेहूँ बहुत इम्पोर्टेंट फसल होती है, क्योंकि हम लोग चावल का कम उपयोग करते हैं और गेहूँ का खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग करते हैं। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो चावल प्रथम खाद्यान्न फसल है और गेहूँ दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है। दालें फलीदार फसल का उदाहरण है, यानी कि इन्हें दलहन भी कहते हैं और ये फलीदार फसलों में निकलती हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। अगर विश्व में देखा जाए तो दालें सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित होती हैं। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक हैं। दालें भूमि की उर्वरकता को भी बढ़ाती हैं। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा कि गुजरात जो है वो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय एक रोपण फसल है। यह असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु में उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करने वाला राज्य असम है। उसके बाद जो है दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है और तीसरा तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका जो है वो कॉफ़ी की किस्म का नाम है और ये भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। उसके बाद भारत में कॉफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी। ठीक, कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। अभी हमने चावल कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ही उसका कुछ भाग आता है। ठीक, रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार फसलें हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। चलिए अब हम देखते हैं कि रबड़ जो है वो भूमध्य क्षेत्र की फसल है और रबड़ मुख्यतः भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों में उगाया जाता है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और वहीं पर रबड़ उत्पादन होता है। रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कपास में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि बहुत मात्रा में कपास का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है वो कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो आप याद रखना जूट को ही सुनहरा रेशा कहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट का प्रयोग बोरियों, चटाइयों, रस्सी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा, बोरे तो सभी ने देखे होंगे, जो पैकिंग का सामान है वो जूट से बनता है। जैसे बोरे हैं जिनमें गेहूँ भरा जाता है, ये सब। ठीक, उसके बाद है भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन आता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रक्तहीन क्रांति का नाम किस आंदोलन को दिया गया है, तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को दिया गया है। ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी से संबंधित है। ग्राम स्वराज अवधारणा जो है वो गांधी जी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी कि आध्यात्म से संबंधित जितना ज्ञान था वो गांधी जी विनोबा भावे से लेते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये 1 लाइनर समझ में आए होंगे और आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे।